जी, नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे और आप अपनी तैयारी भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की इस क्लास में। इस क्लास में हम डिस्कस करते हैं आपका हिंदी यूपी टेट के लिए जो हिंदी सब्जेक्ट आता है, आपके 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं भाई हिंदी में, तो उन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। आपको हूबहू वैसा ही प्रैक्टिस सेट यहाँ पर देखने को मिलेगा जैसा आपका एग्जाम में पूछा जाता है, उसी पैटर्न पर आधारित प्रश्न मिलेंगे। और जो भी आपके साथी चैनल पर पहली बार हैं भाई कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फ का उच्चारण स्थान है। जो ये फ वर्ण होता है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, ये पूछा गया आपसे। ऑप्शन ए कंठ, बी मूर्धा, सी दंत या डी ओष्ठ है। तो देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फ आपका किस वर्ग में आता है ना। उच्चारण स्थान के लिए फ आता है आपका प वर्ग में। किसका आता है भाई? प वर्ग में। अब जो प वर्ग होता है ये किसका उच्चारण स्थान होता है? प वर्ग का। प वर्ग का ओष्ठ के द्वारा होता है। किसके द्वारा भी होता है? ओष्ठ के द्वारा। तो प फ ब भ भ है ना, तो ये आपका ओष्ठ के द्वारा होता है। तो ओष्ठ वर्ण होगा। कौन सा होगा भाई? ये ओष्ठ वर्ण होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? भाई यहाँ पर इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध लिखा हुआ है? वर्तनी जो है किस शब्द की शुद्ध है वो छांटनी है। ऑप्शन ए आगामी, बी अगमी, सी आगमी या डी अगामी। तो देखिए यहाँ पर जो वर्तनी शुद्ध लिखी हुई है वो लिखी हुई है ऑप्शन नंबर 1 की, क्या? आगामी। क्या होता है ये शब्द? ये शब्द होता है आपका आगामी। तो ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल सही वर्तनी है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, मनोहर शब्द में संधि है। अब जो मनोहर शब्द है भाई इसमें संधि कौन सी होगी? ऑप्शन ए स्वर संधि, बी विसर्ग संधि, सी व्यंजन संधि या डी दीर्घ संधि। तो देखिए मनोहर शब्द जो है ये बनता है आपका धन मन है धन हर, है ना। मन है धन हर मिलकर के बनता है आपका ये शब्द मनोहर। क्या बनता है दोस्तों? मनोहर। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर? देखिए यहाँ पर मन है, क्या आया? विसर्ग। तो इसमें कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। इसमें क्या है भाई? विसर्ग संधि है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, नेत्रहीन शब्द में कौन सा समास है? अब जो नेत्रहीन शब्द है इसमें समास बताना है। ऑप्शन ए द्वंद्व समास, बी तत्पुरुष, सी बहुब्री या डी अव्ययभाव। अब देखिए भाई जो नेत्रहीन शब्द है इसका सामासिक विग्रह करते हैं। नेत्रहीन का मतलब क्या निकलेगा भाई? नेत्रों से हीन। किससे भाई? नेत्रों से हीन। अब आपका कारक चिन्ह आया, नेत्रों से हीन, तो कारक चिन्ह आया। जहां पर आपका कारक चिन्ह आता है वहां कौन सा समास होता है? वहां होता है आपका तत्पुरुष समास। कौन सा होता है भाई? तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ है आपका तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द बताना है। ऑप्शन ए विकार, बी नींद, सी दंड या डी कोकिला। तो देखिए भाई यहाँ पर जो आपका तद्भव शब्द है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या? नींद। नींद का होता है आपका निद्रा। क्या होता है भाई? नींद का जो ये है तत्सम शब्द इसका, है ना। तत्सम होता है निद्रा और तद्भव है आपका यहाँ पर नींद। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कृपा किस शब्द का विलोम है? जो कृपा शब्द है कौन सा शब्द का विलोम होगा? ऑप्शन ए कोप, बी कटु, सी क्रूर या डी क्रोध। तो देखिए भाई जो कृपा शब्द है ये है आपका किसका विलोम? कोप का। किसका हो जाएगा भाई? कोप का। ये कोप का विलोम होगा। किसका विलोम होगा भाई? कोप का विलोम होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से शिव का पर्यायवाची शब्द है। भाई शिव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए शिवाल्य, बी रुद्र, सी रुद्राक्ष या डी हरि। तो देखिए यहाँ पर जो भगवान शिव है हमारे, उस जो शिव शब्द है यहाँ पर इसका पर्यायवाची है आपका ऑप्शन नंबर क्या है भाई? ऑप्शन नंबर बी रुद्र। क्या है? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा आपका रुद्र जो है यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, वर्ष में एक बार होने वाला के लिए एक शब्द है। भाई यहाँ पर एक वाक्यांश लिखा है, क्या? कि वर्ष में एक बार होने वाला। अब इसके लिए आपको सही एक शब्द बताना है कि इसके लिए एक शब्द में क्या बोला जाता है। ऑप्शन ए त्रैवार्षिक, बी द्विवार्षिक, सी वार्षिक या डी अर्धवार्षिक। तो देखिए भाई वर्ष में एक बार हो रहा है। क्या हो रहा है? वर्ष में केवल एक बार हो रहा है, तो इसको बोला जाता है वार्षिक। क्या बोला जाता है दोस्तों? वार्षिक। वर्ष में एक बार होना वार्षिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन निश्चल का अर्थ नहीं है? भाई जो निश्चल शब्द होता है, निश्चल, ये निश्चल है भाई, ऐसे भी लिखा जाता है। निश्चल का अर्थ नहीं है। ऑप्शन ए जो अपने स्थान से ना हिल सके, बी स्थिर, सी अचल या डी निश्चित।
तो देखिए भाई, निश्चल का अर्थ जो अपने स्थान से ना हिल सके होता है, स्थिर भी होता है, अचल भी होता है, जबकि निश्चित जो शब्द है ये इसका अर्थ नहीं देता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से अहि का अनेकार्थी शब्द है। भाई जो अहि शब्द है यहाँ पर, इसका अनेकार्थी बताना है। इसका अनेकार्थी क्या होगा? ऑप्शन ए पंक्ति, बी तोता, सी सांप या डी कान। तो देखिए अहि कहते हैं आपके सांप को। किसको कहते हैं भाई? सांप को। भुजंग सांप है ना। अहि के क्या होते हैं? एक तो सांप बोला जाता है, एक बोलते हैं आप भुजंग, भुजंग भी होता है इसका अहि का, सर्प भी होता है भाई, है ना। अहि, भुजंग, सांप, सर्प, तो ये आपका किसका अनेकार्थी है? ऑप्शन नंबर सी किसका हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा आपका सांप का। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से अतिथि शब्द का समानार्थी कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए यात्री, बी यज्ञ में सोमलता लाने वाला, सी उत्तर या डी साधु। तो देखिए भाई, अतिथि शब्द का यहाँ पर आपसे पूछा है कि कौन सा समानार्थी नहीं होगा, तो वो नहीं है यहाँ पर उत्तर। जो उत्तर शब्द है भाई, ये अतिथि का समानार्थी नहीं होता है, जबकि साधु भी होता है, यज्ञ में सोमलता लाने वाला और यात्री भी होता है, उसको अतिथि का समानार्थी होता है, जबकि उत्तर जो है वो नहीं होता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, अजीरा का अर्थ नहीं है। भाई जो अजीरा शब्द है इसका अर्थ क्या नहीं होता है? ऑप्शन ए इंद्राणी, बी गौतमी, सी दुर्गा या डी आंगन। तो देखिए भाई, यहाँ पर जो अजीरा शब्द है इसका अर्थ क्या नहीं होता है ये पूछा है, तो उसका अर्थ नहीं होता है आंगन। क्या नहीं होता है? आंगन। जबकि इंद्राणी, गौतमी और दुर्गा अजीरा का अर्थ देते हैं, होता है, जबकि आंगन जो है ये इसका अर्थ नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब होता है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, एक लाठी से हाँकना, मुहावरे का अर्थ क्या है? भाई एक लाठी से हाँकना, ये कहीं ना कहीं आपने मुहावरा सुना होगा, बात आम बोलचाल में, बातचीत में कहीं भी सुना होगा कि भाई एक ही लाठी से हाँक रहा है वो। तो इसका अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए मूर्ख बनाना, बी अच्छे बुरे का अंतर ना करना, सी तानाशाह होना या डी बात बिगाड़ना। तो देखिए भाई, एक लाठी से हाँकने का अर्थ हो जाएगा कि अच्छे या बुरे में किसी में अंतर नहीं कर पाना, अंतर नहीं करना, है ना। अच्छे और बुरे में अंतर नहीं करना। भाई बोलते हैं ना, एक ही लाठी से हाँक रहा है कि भाई जो अच्छा कार्य कर रहा है उसको और जो बुरा कार्य कर रहा है उसको भी, सबको एक ही तरह से जवाब देना, एक ही तरह से डील करना सबके साथ। तो वो क्या होता है? एक ही लाठी से हाँकना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, गाय कौन सी संज्ञा है? भाई जो गाय शब्द है यहाँ पर, ये कौन सी संज्ञा होगा? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी जातिवाचक, सी भाववाचक या डी द्रव्यवाचक। तो देखिए गाय जो है यहाँ पर किसी एक पर्सनल गाय के लिए नहीं यूज हुआ है, ये गाय पूरी जाति के लिए हुआ है ना। पूरी गाय जो पूरी जाति के लिए हुआ है, पूरी जो गाय होती हैं सभी को प्रेजेंट कर रहा है गाय। अब वो गाय अलग अपना नाम भी रख सकते हैं भाई स्पेशल, भाई बहुत से लोग रखते हैं अपने अपने पालतू गाय, एक पालतू पशु है तो नाम भी रख लेते हैं। तो अगर नाम लेके बात हो तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक, क्योंकि यहाँ पर किसी की बात नहीं हो रही, यहाँ पर केवल गाय जाति प्रजाति की बात हो रही है, तो ये पूरी पूरी जाति को प्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर ये शब्द है आपका जातिवाचक संज्ञा। कौन सा है भाई? जातिवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होता है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए अवस्था, बी नगर, सी सेना या डी शिक्षा। अब देखिए पुल्लिंग शब्द छांटना है, तो जब भी पुल्लिंग्स आते हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग छांटने को, मैं हमेशा आपको यही बताता हूँ कि आप जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनको वाक्य प्रयोग करके देखिए, आपको वाक्य प्रयोग से पता लगेगा कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पुल्लिंग शब्द पूछा है, तो पुल्लिंग शब्द क्या होगा? तो पुल्लिंग शब्द होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या नगर। क्या नगर बहुत सुंदर है ना। अब ऐसे तो नहीं बोला नगर बहुत सुंदरी है, सुंदर है, तो क्या हुआ? पुल्लिंग का बोध हुआ। ऐसे ही तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। ऐसे ही आप वाक्य प्रयोग करके देखेंगे, जैसे सेना, सेना उसकी बहुत बड़ी है, ऐसे तो नहीं बोलते सेना बहुत बड़ा है, सेना बड़ी है, जबकि सेना क्या शब्द हुआ? स्त्रीलिंग। ऐसे ही आप वाक्य प्रयोग करके आप जान सकेंगे कि भाई स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, उसके प्राण सूख गए, इस वाक्य में प्राण का वचन निर्धारित कीजिए। भाई जो यहाँ पर प्राण शब्द यूज हुआ है इसका वचन बताना है कि ये कौन सा होगा। ऑप्शन आपका ए एक वचन, बी बहुवचन, सी द्विवचन या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर वाक्य को फिर से पढ़िए भाई, उसके प्राण सूख गए। क्या हुए भाई? उसके प्राण सूख गए। प्राण के अकॉर्डिंग क्या आया? गए। ऐसा तो नहीं आया उसके प्राण सूख गया, क्या आया? सूख गए। तो किसका बोध हो रहा है? बहुवचन का। किसका हो रहा है भाई? बहुवचन का। वैसे भी जो आपका प्राण शब्द होता है ये हमेशा बहुवचन का शब्द होता है। किसका होता है भाई? ये बहुवचन का शब्द होता है प्राण आपका। ठीक है, ऐसे ही दर्शन शब्द होता है एक आपका, दर्शन भी बहुवचन का शब्द होता है, हमेशा दर्शन जो है बहुवचन का ही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। क्या है भाई? ये आपका बहुवचन है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17,
श्याम पेंसिल से लिखता है, इनमें से कौन सा कारक है? ऑप्शन ए संप्रदान कारक, बी अपादान कारक, सी करण कारक, डी कर्म कारक। भाई देखिए क्या है, श्याम पेंसिल से लिख रहा है, किसके से लिख रहा है भाई? पेंसिल से लिख रहा है, तो यहाँ पर कारक चिन्ह क्या आया? से लिखता है, किससे लिखता है? पेंसिल से लिखता है, यानी पेंसिल के द्वारा भी लिखता है ना, जहाँ से या के द्वारा आए, जहाँ वहाँ का कौन सा कारक होता है आपका? वहाँ होता है आपका करण कारक। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर है आपका करण कारक। कौन सा है दोस्तों? करण कारक, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, वाक्य में विशेषण है। भाई जो ये वाक्य है कि लाखों लोगों ने महसूस किया है, इसमें आपको विशेषण बताना है कि इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है। ऑप्शन ए महसूस, बी लोगों, सी लाखों, या डी इसे। तो देखिए यहाँ पर विशेषण क्या होता है भाई? विशेषण वो शब्द होता है जो किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पर विशेषता किसकी बताई जा रही है? लोगों की। कि लोग कितने हैं? लाखों। लोग कैसे हैं? लाखों। विशेषता हुई, तो लाखों जो शब्द है यहाँ पर, ये आपका क्या है? ये है आपका विशेषण। क्या है दोस्तों? ये है आपका लाखों शब्द है आपका विशेषण। तो 18 का ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया उपलब्ध है? ऑप्शन ए शिशु सो रहा है, बी बालक खेल रहा है, सी छात्र पढ़ रहा है, या डी छात्रा लिख रही है। तो अकर्मक क्रिया क्या होती है भाई? कर्म नहीं होता है जिसमें, है ना, कर्म की आवश्यक नहीं होता है जिसमें कर्म होना, तो वो होती है आपकी अकर्मक क्रिया। नाम से स्पष्ट है, ए कर्मक, बिना कर्म के, है ना। तो यहाँ पर जो सोना है, शिशु सो रहा है, यहाँ पर कोई कर्म नहीं हो रहा। सोना, हंसना, खाना पीना, रोना धोना, ये आपके जो क्रियाएं होती हैं, ये अकर्मक क्रिया होती है, इनमें कोई कर्म नहीं होता है। तो यहाँ पर ये शिशु सो रहा है, ये है आपकी अकर्मक क्रिया। क्या है भैया? ये आपकी अकर्मक क्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। हो सकता है वह आया हो वाक्य है। भाई जो वाक्य लिखा है कि हो सकता है वह आया हो, इसमें किस प्रकार का वाक्य है ये? ऑप्शन ए अनिश्चित वर्तमान, बी संदिग्ध वर्तमान, सी संभाव्य वर्तमान, या डी अपूर्ण वर्तमान। तो देखिए भाई यहाँ पर क्या बताया जा, संभावना हो रही है एक तरह से कि भाई हो सकता है वो आया हो। संभावना ही तो हो रही है एक तरह से कि भाई हाँ हो सकता है वह आया हो, तो ये है आपका संभाव्य वर्तमान। क्या हो जाएगा भाई? ये आपका संभाव्य वर्तमान होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? भाई जो हिंदी में वाच्य होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 1, या डी कोई प्रकार नहीं। तो देखिए वाच्य जो होते हैं हिंदी में कितने होते हैं भाई? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आपका कृतवाच्य। कौन सा होता है भाई? एक होता है आपका कृतवाच्य, एक होता है आपका कर्मवाच्य, और एक होता है आपका भाववाच्य। क्या होता है? भाववाच्य। तो वाच्य कितने हो गए? 3 प्रकार के, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? अब भाई क्रिया विशेषण शब्द बताना है। ऑप्शन ए सूर्योदय, बी नीला, सी विगत, या डी धीरे धीरे। तो देखिए क्रिया विशेषण क्या होते हैं भाई? जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएंगे वही आपके क्रिया विशेषण होंगे। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण शब्द है आपका धीरे धीरे। जैसे वह धीरे धीरे चलता है ना, चलता है। वह धीरे धीरे खाता है ना, खाता है। वह धीरे धीरे पढ़ता है। तो किसकी विशेषता बता रहा है? धीरे धीरे चलता, खाता, पढ़ता। तो ये क्या है? क्रिया है। तो क्रिया की विशेषता क्रिया विशेषण बताता है। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23। प्रातःकाल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अब यहाँ पर उपसर्ग बताना है। ऑप्शन ए प्रातः, बी अहकाल, सी प्रातः, या डी काल। तो देखिए प्रातःकाल जो शब्द है यहाँ पर, इसमें उपसर्ग है आपका प्रातः। कौन सा है भाई? प्रातः प्लस काल मिल करके आपका बनता है प्रातःकाल। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। छलिया में प्रयुक्त प्रत्यय इनमें से कौन सा है? भाई जो छलिया शब्द है इसमें आपको प्रत्यय बताना है। ऑप्शन आपका ए या, बी आया, सी वैया, या डी एया। तो देखिए दोस्तों जो छलिया शब्द है इसमें आपका प्रत्यय है या। क्या है भाई? छलिया में आपका प्रत्यय हो जाएगा या। ये आपका बनेगा छल प्लस या। आपका छल प्लस या मिलकर के बनता है आपका छलिया। क्या बनेगा भाई? मिलकर के बनेगा छलिया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा या प्रत्यय है यहाँ पर। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 25। शायद पिताजी आ जाएं किस प्रकार का वाक्य है? भाई जो वाक्य है कि शायद पिताजी आ जाएं, ये किस प्रकार का है? ऑप्शन ए आज्ञार्थक, बी संदेहार्थक, सी इच्छार्थक, या डी संकेतवाचक। ये इच्छार्थक था भाई, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। इच्छा जो होती है ना, इच्छार्थक, वो था ये ऑप्शन।
तो देखिए शायद पिताजी आ जाएं, यहाँ क्या हो रहा है, शायद, है ना, शायद पिताजी आ जाएं। यहाँ पर एक संदेह हो रहा है कि शायद आ भी सकते हैं, नहीं भी, संदेह है ना भाई, कंफर्म नहीं है, तो ये संदेह में जाएगा, ये संदेहार्थक वाक्य है, संदेहार्थक प्रकार का वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है भाई, मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध अंश है। भाई जो वाक्य लिखा है आपके सामने कि मैंने यह काम कर लेना चाहिए, इसमें आपको अशुद्ध अंश छांटना है। ऑप्शन ए मैंने, बी यह, सी काम, या डी कर लेना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो वाक्य आपके वर्तनी के अकॉर्डिंग जो अशुद्ध अंश है वो है मैंने। क्या है, मैंने। यहाँ पर मैंने नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा आना चाहिए आपका मुझे, मुझे यह काम कर लेना चाहिए, है ना, मैंने की जगह मुझे। तो मैंने जो शब्द है यहाँ पर ये अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27, कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है। भाई जो आपकी कौरवी भाषा है इसका उदय किससे हुआ है। ऑप्शन ए पश्चिमी हिंदी, बी राजस्थानी, सी पूर्वी हिंदी, या डी बिहारी। तो देखिए कौरवी भाषा जो है इसका आपका उदय हुआ है वो हुआ है आपका पश्चिमी हिंदी से। किससे हुआ है दोस्तों, पश्चिमी हिंदी से, या खड़ी बोली भी बोलते हैं इसको। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होता है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28, हिंदी किस परिवार की भाषा है। भाई जो हमारी हिंदी भाषा है वो किस प्रकार की है, ये पूछा गया आपसे। ऑप्शन ए सामी हामी, बी भारोपीय, सी काकेसी, या डी पापुई। तो देखिए हिंदी जो है आपकी वो है भारोपीय परिवार की भाषा। किसकी भाई, भारोपीय परिवार की भाषा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, जिन पंक्तियों में नायक और नायिका के संयोग या वियोग का वर्णन होता है वहाँ कौन सा रस होता है। भाई आपके सामने कोई पंक्तियां हैं तो उन पंक्तियों में, जिन पंक्तियों में नायक और नायिका के संयोग या वियोग जो होता है उनका वर्णन होता है, तो वहाँ कौन सा रस होता है ये बताना है आपको। ऑप्शन ए हास्यरस, बी श्रृंगार रस, सी करुण रस, या डी अद्भुत रस। तो देखिए वहां पर होता है आपका नायक नायिका का संयोग वियोग होता है, वो होता है आपका श्रृंगार रस। कौन सा होता है दोस्तों, वो होता है आपका श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है आपका रति। ठीक है, हास्य रस कहाँ होता है, जहाँ हंसी का भाव प्रकट हो। करुण रस क्या होता है भाई, जहाँ पर करुणा शांत दुख वगैरह का भाव प्रकट हो। और अद्भुत रस जहाँ पर आपका आश्चर्यजनक बातें हो, आश्चर्य का भाव प्रकट हो, वहाँ आपका अद्भुत रस होता है। ऑप्शन नंबर बी रति था, श्रृंगार रस यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 30, पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा है। ये जो पद्मावत महाकाव्य है ये कौन सी भाषा में लिखा हुआ है। ऑप्शन ए राजस्थानी, बी अवधी, सी ब्रज, या डी खड़ी बोली। तो देखिए पद्मावत जो महाकाव्य है ये है आपका अवधी भाषा में लिखा हुआ है। कौन सी भाषा में भाई, ये आपका अवधी भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये आपका अवधी भाषा में लिखा हुआ है। और किसने लिखा था भैया, मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत के रचनाकार थे, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब था। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।